हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th फिजिक्स में चैप्टर पढ़ रहे थे, वो था वर्क एनर्जी पावर और प्रीवियस ईयर्स के नीट सॉल्यूशंस देख रहे हैं। थर्ड पार्ट में जो क्वेश्चंस हैं उन्हें शुरू करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 21 देखते हैं बच्चों। एक सॉलिड सिलेंडर है आपके पास, है ना, ध्यान रखें सॉलिड को सिलेंडर है, मास है उसका 3 kg और हॉरिजॉन्टल सरफेस पर है। वेलोसिटी दे रखा है बच्चों 4 मीटर पर सेकेंड और ये जाकर कोलाइड करता है एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग जिसका फोर्स कांस्टेंट दे रखा है, मतलब के का वैल्यू है ना। तो ऐसे अज्यूम करके चलो कि एक सॉलिड सिलेंडर है जिसके क्रॉस सेक्शन से दिखाया जा रहा है आपको। ये हो जाएगा वेलोसिटी, वैल्यू गिवन है हमारे पास 4 मीटर पर सेकेंड, इस प्लेन पर वो चल रहा होगा। ठीक है, यहाँ सफिशिएंट फ्रिक्शन होगा इसलिए प्योर रोलिंग हो रही है। फिर क्वेश्चन है द मैक्सिमम कंप्रेशन मस्ट बी। तो ऐसा अज्यूम कर लो कि यहाँ पर हमारे पास एक स्प्रिंग रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, इनिशियली स्प्रिंग अपने पास x नॉट पोजीशन पर रहेगा, लेकिन जब ये इसको कंप्रेस कर देगा तो स्प्रिंग कंप्रेस होता हुआ इस पॉइंट तक चला जाएगा। ठीक है, और यही आपके पास जो कंप्रेशन है वही हमें फाइंड करना है। इस पॉइंट पर आकर मोमेंटरली जो इसकी स्पीड होगी वो क्या मानी जाएगी बच्चों, 0। ठीक है, आप चाहें तो इस इनिशियल वेलोसिटी को यू कर सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है, ये फाइनल स्टेट है, मोमेंटली स्टॉप करेगा ये। ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है पेपर में तो सीधे सीधा अपन को करना चाहिए मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना चाहिए, क्योंकि जो भी फोर्स काम कर रहे होंगे वो कौन से होंगे, कंजर्वेटिव नेचर के। तो मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, विच मीन्स काइनेटिक प्लस पोटेंशियल किसका चाहिए हमें, इनिशियल का, वो किसके बराबर होना चाहिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल ऑफ फाइनल। इस पूरे सिस्टम को शुरू में स्टडी करोगे तो ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी बच्चों, तो वो किससे लिखी जाएगी, 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, वो ना रोटेशन के सेंस को समझते नहीं हैं और क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं। यहाँ सॉलिड सिलेंडर लिखा हुआ है, विच मीन्स ये बिल्कुल पॉइंट मास की तरह नहीं चलते चला जाएगा, ये इस तरह से रोटेट करता हुआ जाएगा, विच मीन्स इसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का सेंस भी होगा, तभी यहाँ पे लिखा जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का टर्म, विच शुड बी 1/2 I⍵²। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड नहीं है स्प्रिंग के पास, क्योंकि वो मीन पोजीशन पे रहेगा, तो ये हो जाएगा 0। बराबर कर लेते हैं इसको, जब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा तो मोमेंटली स्टॉप हो जाएगा, v भी हो जाएगा 0, ओमेगा भी क्या हो जाएगा 0। तो आपको ऐसा दिखाने के लिए 2 बार 0 0 लिखना है प्रॉपरली। और ये कंप्रेस हो चुका है पूरा x तक, है ना, इस डिस्टेंस तक कंप्रेस हो चुका है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1/2 kx²। ठीक है, आओ सॉल्व कर लेते हैं इसको। जब सॉलिड सिलेंडर दे रखा है तो बेसिकली ना ये साइड से आपको डिस्क की तरह दिखता है, और डिस्क की एक्सिस पर जो इनर्शिया होता है वो पूरी दुनिया ही जानती है, वो कितना होता है, वो होता है 1/2 mr²। तो यहाँ सॉल्व करते हुए काम आएगा हमें, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये m×v² लिखा है प्लस 1/2, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ बच्चों, ये हो जाएगा 1/2, मास है और रेडियस का स्क्वायर है, ओमेगा को लिख सकता हूँ मैं v²/r², इसको अलग कर दीजिए आप लोग, और ये हो जाएगा 1/2 kx²। अब क्या करें, 1/4 है और ये हाफ है, तो हो जाएगा तुम्हारा 3/4 टाइम्स mv² है ना, यहाँ से मिल रहा है मुझे, और ये हो जाएगा 1/2 kx²। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 3/2। और आपको क्या चाहिए यहाँ पे, कंप्रेशन चाहिए ना, तो कंप्रेशन के लिए यहाँ से अपन सॉल्व कर सकते हैं, कंप्रेशन हैज़ टू बी √ऑफ, है ना। कौन से टर्म मिल रहे हैं, मास है, ऊपर कितना है, v का स्क्वायर है, नीचे हो जाएगा k, है ना, और एक बच्चों 3/2 का टर्म भी मिलेगा ना, देखो ये 3/2 का टर्म रहेगा यहाँ पे। सॉल्व कर लेते हैं इसको, रूट के अंदर है 3/2, मास है क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली वो दिया हुआ है 3, स्पीड की वैल्यू है यहाँ पे 4 का स्क्वायर, और के आपके पास है 200। तो ये 2 और ये 2 से ना एक 2 बाहर आ जाएगा, नीचे 10 भी बाहर आएगा, 2 0 लिखे हुए हैं यहाँ पे इसलिए, और ऊपर एक 3 भी आपको दिखाई देगा और एक 4 आ जाएगा रूट में से, यही अपना आंसर होगा। सॉल्व करूँगा इसको मैं तो कैसा मिलेगा, ये 2 6/10 दैट शुड बी 0.6, और बच्चों ये अपना आंसर है। सारी बातें ऐसा यूनिट में थी तो यही आपका आंसर बन जाएगा, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पेपर में आता है तो सीधा आप इस लाइन से शुरू करेंगे और फिर आपका आंसर मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों प्रॉब्लम 22 देखते हैं। 2 स्फीयर्स हैं हमारे पास, ए और बी है ना, उनके मासेस दे रखे हैं m1 और m2 है ना, ए के पास m1 एंड सिमिलरली बी के पास m2 है ना।
देख वो कोलाइड कर रहे हैं और ए बच्चों रेस्ट पर है और सिमिलरली बी मूव करता है वेलोसिटी v से एक्स एक्सिस पे। सो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग यहाँ पे कहता है ए बच्चों रेस्ट पर है, तो इसको ये कर देना और मास कितना हो जाएगा उसके पास m1, और ये जो बी वाला पार्ट है वो मूव कर रहा है, ठीक है, बी वाला जो स्फीयर है, और राइट डायरेक्शन में स्पीड कितनी इसके पास v, ठीक है। और इसके पास बच्चों जो u2 का टर्म होगा वो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे u1 का टर्म हमारे पास कितना है v। सिंपल सी बात है, ये x एक्सिस पे चल रहा है और ये क्या हो जाएगा y एक्सिस पे। क्वेश्चन कहता है कोलिजन के बाद, ठीक है, जो b वाला पार्ट है वो v/2 स्पीड वेलोसिटी से परपेंडिकुलर जा रहा है, मतलब ये b वाला है और इसके पास जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी v/2। फिर कहता है मास ऑफ ए है ना, किस तरह मूव करता है कोलिजन के बाद, क्या एंगल होगा। तो एक जनरलाइज बात अपन करते हैं कि इसका ना एंगल हमें जानकारी तो है नहीं, और इसकी जो स्पीड होगी उसको अपन v डैश कर लेंगे, और ये स्ट्राइकिंग वाले पॉइंट से मतलब ओरिजिन से एक्स वाई प्लेन के ये कोई थीटा एंगल बना के इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में v डैश से चल के जा रहा होगा। और मास कितना होगा उसके पास m1, यहाँ मास कितना है बच्चों m2, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, आपको ये बात ध्यान रखें कि एक्स और वाई एक्सिस है, कोई भी कैटेगरी कोलिजन होता है तो वहाँ पर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। सिंस दिस इज अ कोलिजन इन 2 डायमेंशन, तो इसका आंसर कहाँ से लिखोगे आप लोग कि ये जो टॉपिक पढ़ना है वो आप लोगों को कोलिजन पढ़ना है, कोलिजन इन 2 डायमेंशन के हिसाब से पढ़ना है। तो जब भी कोलिजन 2 डायमेंशन में आता है तो आपको मोमेंटम एक्स एक्सिस पे भी कंजर्व कराना होता है और सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी। तो चलो एक्स एक्सिस पढ़ के देखते हैं। एक्स एक्सिस पे ऐसा बोलना होगा कि मोमेंटम जो इनिशियल होगा वो क्या हो जाएगा, मोमेंटम फाइनल के। अब इन दोनों को आप इनिशियली पढ़ कर देखो, इनिशियली ये तो चल रहा है बच्चों, तो स्पीड कितनी हो जाएगी इसके पास, इनिशियली ये हो जाएगी m2 इंटू वी, है ना, मास इंटू वेलोसिटी m2 इंटू वी, और प्लस करके हो जाएगा m1 जो कि क्या कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये हो गया इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम आपको एक्स एक्सिस का लिखना है, विच मीन्स ये तो वाई पे जा रहा है तो इसके पास तो मोमेंटम एक्स का होगा ही नहीं बच्चों, तो यहाँ एक कैंसिल लगा देता हूँ मैं। इसके पास क्या होगा, इसको जब आप रिजॉल्व करोगे तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपको 2 अलग अलग वेलोसिटीज मिलेंगी एंगल थीटा से रिजॉल्व, तो ये हो जाएगा v डैश कॉस थीटा। सिमिलरली आपको ये मिल जाएगा m1, ठीक है, m1 चल रहा है ना, ये देखो m1, और ये हो जाएगा v डैश, ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस सेकेंड बॉडी के लिए हो जाएगा 0, क्योंकि इसके पास मास तो है लेकिन वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। ये हो गई अपनी एक फर्स्ट इक्वेशन, ये टर्म तो खत्म हो जाएगी यहाँ से। आपको सिर्फ यहाँ पे लिखना है कि यहाँ से जो कॉस थीटा आपको मिल रहा है, ठीक है, ये कॉस वाई वाला कॉस थीटा वो हो जाएगा m2/m1, ठीक है, और हो जाएगा v/v डैश। सिमिलरली अगर आप लोग इसको y एक्सिस पर पढ़ते हो, ये अपना पार्शियल आंसर है ना, छोड़ देना इसको यहीं पे। y एक्सिस पर क्या चल रहा है, यहाँ पे y एक्सिस पर भी लिखना पड़ेगा, मोमेंटम जो इनिशियल होगा वही मोमेंटम फाइनल के बराबर हो जाएगा। अब इनिशियली इसके पास तो y पे कोई वैल्यू है नहीं, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा 0, और सिमिलरली इसके पास भी क्या है, y पे कोई वेलोसिटी नहीं, ये भी क्या हो जाएगा 0। लेकिन फाइनली आप देखोगे तो ये ऊपर चल के जा रहा है, तो मास कितना होगा इसके पास बच्चों, मास हो जाएगा उसके पास m2, और स्पीड के नाम पे हो जाएगा v/2 एज पर द क्वेश्चन जो दिया गया है हमको, प्लस, ठीक है। इसकी बात हो रही है ना, सेकंड वाला बच गया है अभी जो ए मास से। इस ए वाले के पास मास कितना है m1, और वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v डैश साइन थीटा, क्योंकि यही वेलोसिटी है जो y पे जा रही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे m1, और ये हो जाएगा v डैश साइन थीटा। ये तो हो गया 0। यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन थीटा लिख के दिखाओ मुझे, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये टर्म इधर आ जाएगी ना, तो नेगेटिव ऑफ m2, ठीक है, और ये हो जाएगा v/2, ठीक है, m2 v/2, और ये जो टर्म आ जाएगी वो हो जाएगी आपकी m1, और नीचे क्या आ जाएगा आपका v डैश का टर्म आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 दिख रही है, इक्वेशन नंबर 2 दिख रही है, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे साइन है और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉस, ठीक है। तो साइन बाय कॉस अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा tan थीटा, क्योंकि मुझे थोड़ा ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में ना यहाँ tan दिया हुआ है ना, ज़्यादा इसमें इधर नहीं करना है अपन को, साइन बाय कॉस करना है, मतलब फर्स्ट वाले को डिवाइड मारना है 2 से। तो क्या करे जाएगा, यहाँ पे देखो m2/m1 लिखा है, v/v डैश लिखा है, मतलब m2/m1 v/v डैश सारी टर्म्स आ रही हैं, विच मीन इसकी वैल्यू आएगी आपके पास माइनस में 1/2 बचेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे थीटा पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स नेगेटिव ऑफ 1/2, और थीटा कहाँ से लिया गया है, फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो आंसर हो जाएगा tan इनवर्स -1/2 टू द एक्स एक्सिस। और यही बच्चों आपका आंसर है, ध्यान रखें हमने एक्स एक्सिस से एंगल मानना हुआ था, अज्यूम किया हुआ था, और यही अपना आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
क्वेश्चन 23 देखो बच्चों। क्वेश्चन है, एक कार है आपके पास जिसके पास मास m है, रेस्ट पे शुरू करता है, मतलब u का टर्म क्या हो जाएगा 0, एक्सेलरेट करता है ताकि उसके पास जो इंस्टेंटेनियस पावर मिल रही है ना, ठीक है, उसके इंजन से, वो कार के इंजन से मिलने वाली पावर एक कांस्टेंट है ना, पी नॉट का टर्म कांस्टेंट है, पावर इज अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द कार इज प्रोपोर्शनल टू, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करते करते v को प्रोपोर्शनल करना है और ऑप्शन में टाइम लिखा हुआ है, तो v टाइम से क्या प्रोपोर्शनैलिटी रखती है यही आपको पता करना है, ठीक है। क्वेश्चन फिर से अगर देखोगे तो कार के पास एक इंजन है जो उसका एक्सेलरेट करा रहा है, और जनरली इंजन अपने मैक्सिमम पावर पे ऑपरेट करते हैं, उनकी वेलोसिटी वगैरह चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू फ्रिक्शन और जो भी बहुत सारे सर्टेन वेरिएबल्स के फॉर्म में। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अज्यूम कर लो ये अपनी कार चल रही है। कार जब चल रही होगी तो उसके पास पावर का टर्म कांस्टेंट होगा, लेकिन u का टर्म यहाँ पे 0 होगा एट सर्टेन टाइम। ये वही कार है आपकी जो कुछ v लेकर चलने लग जाएगी, ठीक है, और पावर वहाँ पर भी क्या होगी कांस्टेंट, ठीक है। तो टाइम वहाँ पे यहाँ से यहाँ चलने का जो टाइम होगा उसको t मान लेते हैं, लेट्स से t इक्वल्स टू t, और यहाँ पर t कितना हो जाएगा 0, ऐसे स्टार्ट कर रही है। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पे एक्सेलरेशन भी मिल रहा है, वहाँ पे फोर्स भी होगा, डिस्टेंस भी कवर्ड हो रही है, विच मीन्स कहीं ना कहीं वर्क डन है। और आपको ये बात जान के बहुत सिंपल सी बात है, बस लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो भी वर्क डन होता है ऐसे किसी क्वेश्चन में, इस पूरे चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं, जो भी वर्क होता है चाहे कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, इंटरनल एक्सटर्नल, कोई भी वर्क होगा वो एक तरफ लिख देते हैं अपन, द वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड द चेंज इज गिवन एज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्योंकि ये शुरू में रेस्ट पर है इसलिए सीधा इसका आंसर कितना होना चाहिए 1/2 mv², ठीक है। तो ये तो आपके बच्चों w की वैल्यू आ रही है ना, ये तो हमारे किसकी वैल्यू आ रही है, w की वैल्यू आ रही है। बट अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि ये तो dw की टर्म है, मतलब ये सिर्फ आपके पास वर्क डन की टर्म है ना, लेकिन हमको तो इंस्टेंटेनियस वर्क पे कंसंट्रेट करना है। तो इंस्टेंटेनियस वर्क होता है dw, उसको लिख सकते हो आप f.dx, ठीक है, ये ध्यान रखें हमेशा, f.dx का टर्म होता है। अगर इसी चीज़ को आप क्या करें पावर के टर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dw विथ रिस्पेक्ट टू dt, और यहाँ भी हो जाएगा f, और ये हो जाएगा dx डिवाइड बाय dt, ठीक है। तो ये तो बच्चों आपके पास पावर के फॉर्म में मिल गया, पी नॉट, क्वेश्चन नहीं बोला अपन को, इसको लिख लेता हूँ मैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और dx बाई dt पूरी दुनिया जानती है v होता है, उसको फिर से लिखते हैं अपन मास इनटू, अब तो ये क्या है पूरा कैलकुलस में सॉल्व होगा तो किसी भी फॉर्म में कर सकते हो आप लोग। एक्सेलरेशन को लिखा जाता है dv बाय dt, ठीक है, और ये हो जाएगा v। अब ज़्यादा होशियारी करके वापस से ये इसको ऐसे डिफरेंशिएट करने मत बैठ जाना, आप ध्यान रखना कि आपको पावर को और वेलोसिटी की टर्म में आंसर निकाल कर देना है, मतलब ऐसा लिखना आना चाहिए आपको कि m इधर आएगा हमारे पास पी नॉट बाय एम, ठीक है, पी नॉट बाय एम डॉट ऑफ dt हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा बच्चों आपके v डॉट dv के, और अपन आंसर से क्लोज जा रहे हैं क्योंकि अपन को वेलोसिटी मिल रही है एक तरफ और टाइम मिल रहा है दूसरे तरफ। अब कुछ नहीं करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, कर देना है, v डॉट डी वी है, फंक्शन मिल रहा है साफ साफ x की पावर n डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन सभी को पता होगा, ये कहाँ से क्या होता है अपना आंसर, ये हो जाएगा आपका v²/2, ठीक है, क्योंकि हम u से लेके v तक कर रहे हैं, टाइम हो जाएगा 0 से लेके t तक का। इधर तो बच्चों पी नॉट बाय एम क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, अंदर खाली t बचेगा, ठीक, और यहाँ पे भी अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा u और v है, u का टर्म तो बच्चों 0 है, मतलब अपर लिमिट ही आनी चाहिए, विच मीन्स आपका जो आंसर पड़ रहा है वो हो जाएगा v² इक्वल्स टू 2p0 बाय m इंटू टी, जिससे एक बात समझ में आती है कि ये तो बच्चों कांस्टेंट ही है, तो अगर मैं v लिखने जाऊंगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 2p0 बाय m हो जाएगा, और t टू पावर 1/2 हो जाएगा। ये पूरी की पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट, विच मीन्स जो वेलोसिटी है वो डिपेंड किसके कर रही है t टू पावर 1/2, और आंसर होगा इसका b वाला। सो सिंपल अबाउट इट, ठीक है। ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो इसको आप अपने हिसाब से भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कोई टीचर इसको पावर लिख के समझा सकता है, पावर इक्वल्स टू फोर्स इंटू वेलोसिटी, वहाँ से सॉल्व कर सकता है, फिर वो कहेगा पावर को अपन लिख सकते हैं dw बाई dt, और फिर वो यहाँ डायरेक्ट यहाँ पहुँच गया। तो देयर कैन बी सो मेनी मेथड्स जहाँ से पढ़ाया जा सके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 24 में पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कह रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इंक्रीजेज इफ द वर्क इज डन, है ना, वर्क डन के बारे में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये बात ध्यान रखो आपकी, जब कंजर्वेटिव फोर्स काम करते हैं ना बच्चों सिस्टम पे, ये सिस्टम ने किया हो तो ही आपका पोटेंशियल एनर्जी में आपको चेंज दिखाई देता है, du बाई डी आर है ना नेगेटिव के साथ।
ऐसा लिखते हैं अपन, फोर्स इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, नेगेटिव ऑफ डी बाई डी आर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। क्या है ये? पोटेंशियल एनर्जी। अब सोचो मैं अगर बोलूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट किसका हो जाता है? जीरो हो जाता है, सबको मालूम है ये बात। तो उस वक्त फोर्स नहीं लग रहा होगा। जब आपके पास फोर्स नहीं लगेगा इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट है ना। पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बच्चों? कांस्टेंट है। और ये तभी चेंज होगी जब आपके पास एक्सटर्नल फोर्स होगा, वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा, ठीक है। तो नॉन कंजर्वेटिव के जो ऑप्शन है वो तो बात सामने ही नहीं आते कि वो होने चाहिए, है ना। यहाँ नेगेटिव साइन पड़ा है, इसका मतलब है अगेंस्ट द सिस्टम होना चाहिए, तो हो जाएगा बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। तो हो जाएगा वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रहा, ठीक है, देखो ये आपके पास क्या इक्विलिब्रियम का पॉइंट होता है बच्चों। इस पूरी सिस्टम पे आप अगेंस्ट जा रहे हो, ठीक है, काम करते करते, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा द वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट अ कंजर्वेटिव फोर्स शुड बी रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द सिस्टम्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ध्यान रखें, कोई क्वेश्चन आता है पोटेंशियल एनर्जी का तो नॉन कंजर्वेटिव की तो बात ही नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ कंजर्वेटिव पे डिपेंड करते हैं। बढ़ेगा कब? जब अगेंस्ट पे काम करोगे, और जब वो खुद काम करेगा तो क्या हो जाएगा? वैसा हो जाएगा, खुद काम करेगा तो ये पढ़ाया जाता है अपन को, ये खुद काम करेगा तो नीचे गिर आएगा, लूज हो रही पोटेंशियल एनर्जी। इंक्रीज कब होगी? जब वो अगेंस्ट में जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 25 में एक बॉडी है जिसको आपने प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकली, कहाँ पे? अर्थ से, और ये हाइट अचीव कर रहा है अर्थ के रेडियस के बराबर, और अर्थ पे वापस रिटर्न करता है। तो पावर बतानी है एक्सर्टेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये अपना क्वेश्चन है। पावर एक्सर्टेड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स इज द ग्रेटेस्ट, ये मैक्सिमम कब होगी, है ना। तो पोजीशंस दी हुई हैं कुछ इस तरह से, आप ये समझ लो कि ये आपके पास कोई अर्थ का सरफेस हो जाएगा। यहाँ से आपने किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी दे करके क्या भेजा बच्चों? अपवर्ड डायरेक्शन में। ये ऐसा चलता हुआ जाएगा इस तरह से। लेट अस से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये रेडियस आर तक पहुँचता है, यहाँ पे इसका v कितना हो जाएगा? 0, और ये फिर फॉल करना शुरू करेगा, ठीक है। तो ये जो पावर का जो टर्म आ रहा है बच्चों, पहले पावर को आपको ये समझना है कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, और पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ वेक्टर डॉट ऑफ वी वेक्टर। यहाँ पढ़ते हैं अपन डॉट वेक्टर के बारे में कहानी। डॉट का मतलब सीधा सीधा हो जाएगा एफ इंटू वी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो पावर को मैक्सिमम करने के लिए आपको इन तीनों बातों पर ध्यान देना होगा। फोर्स का टर्म तो सीधी सीधी बात है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा ये। वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब ये पलट के आ रहा होगा यहाँ पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसके पास वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसकी जस्ट रिवर्स में होगी। और कॉस थीटा, ठीक है, कॉस का टर्म मैक्सिमम कब होता है? कॉस थीटा को अगर मैक्सिमम बोलूँगा तो +1 होगा, विच मीन्स थीटा होना चाहिए आपके पास 0 डिग्री। ऐसा तभी होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहे हो, आपका वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में लग रहा हो। ऐसा तब एक ही जगह पॉसिबल है जब ये अपने सरफेस को वापस से रिटर्न जर्नी पे हिट करने आ रहा हो। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप चेक करोगे ना, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, और बिफोर टचिंग द ग्राउंड नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? आपका v का टर्म होगा। तो इसका मतलब होगा एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द बॉडी हिट्स द अर्थ, मतलब ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है तो ऑब्वियसली पावर 0 हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला अपन को पता है तो ये क्वेश्चन ना पढ़ के अपन सॉल्व कर सकते हैं, कितना कुछ सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है बच्चों। कांस्टेंट होगा ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि एंगल पर डिपेंड कर रही हैं बहुत सारी चीज़ें। जाते वक्त इसका एंगल 180 डिग्री का होगा, और आते वक्त क्या होगा? इसका एंगल पॉजिटिव का होगा। और इस वाले पॉइंट पे वेलोसिटी ज़्यादा होने की वजह से द मोमेंट इट हिट्स द सरफेस ऑफ अर्थ द पावर विल बी कंसिडर्ड मैक्सिमम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 27 में एक पार्टिकल है जिसके पास मास m है, इसको रेस्ट पर रिलीज करते हैं, और रिलीज करने से क्या हो रहा है? ये एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है, शोन है ना। तो बच्चों ऐसा कुछ क्वेश्चन है ये कि आपके पास एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करने के लिए एक सिंपल सा पार्टिकल एक्सटेंड करके रखा हुआ है ना, सस्पेंड करके इस तरह से कहीं ये पार्टिकल है आपके पास। ऑलरेडी एंगल कितना बना रहा होगा? थीटा। ये ऐसे कर करके आएगा और यहाँ से ऐसे कर करके वापस से इस जगह पे भी पहुँच जाएगा, ठीक है। ये इसकी सेकंड पोजीशन हो जाएगी, एक्सट्रीम ऐसे काम कर रहा है ये, ठीक है। तो लोएस्ट पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0, और एक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे क्या हो जाएगी इसकी? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x, जो दिया हुआ है, और ये वाला आपका पॉइंट है, ठीक है। इसको ऐसे रिलीज करा है इन्होंने।
तो यही चीज़ को मैंने यहाँ डायग्राम में बना के बताया है, जिसको इसने पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ पे रख दिया है। अब ध्यान दें, अज्यूम करते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा मास का ओरिजिन से बहुत स्मॉल है, मतलब ये एंगल मैंने दिखाई हुई है आपको। विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कौन सा ग्राफ पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है। तो आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि जब आपका पार्टिकल रिलीज किया गया टाइम t इक्वल टू 0 पे, तब पार्टिकल के पास जो u कितना था वो रेस्ट पे था, लेकिन जो उसकी पोजीशन थी ना बच्चों, वो पोजीशन उसकी मैक्सिमम होगी, तभी तो उसको रेस्ट पे रिलीज किया है, तब जाके उसने पैराबोला पाथ बनाया। यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को। फिर ये क्या होगा, एक टाइम पे नीचे आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा और फिर वहाँ से नीचे की तरफ आएगा। विच मीन्स अगर पार्टिकल की लैंग्वेज में बात करी जाए तो यहाँ देखो आप, ये मैक्सिमम वैल्यू पर ऑलरेडी है। तो शुरुआत में जब टाइम 0 था तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम वैल्यू पे है, वहाँ से लौट कर आएगा तो ये टाइम कितना कहलाएगा, t/4 कहलाएगा। फिर ऊपर जाएगा ये मैक्सिमम पे, तो कितना हो जाएगा टाइम, t/2। लौटेगा इस तरह से तो हो जाएगा 3t/4 एंड अगेन ये क्या हो जाएगा, वैल्यू फिर से t पे हो जाएगा। मतलब 0 t पे क्या हो रहा है, वापस से मैक्सिमम बन रहा है बच्चों। विच मीन्स इस पूरे ग्राफ में चेक करोगे तो 0 पे मैक्सिमम ये वाला ग्राफ जा रहा है, ये तो नेगेटिव में है, ये वाला ग्राफ है, और ये तो गलत हो गया। ये बच्चों ट्रायंगुलर वेव बना रहा है, ये तो ऑब्वियसली गलत है, हमारा ग्राफ ये सही होना चाहिए। द रीज़न, जो पैराबोलिक फंक्शन बना रहा है और साइन का फंक्शन है ये, तो साइनसोइडल फंक्शन है और बन रहा है ये फंक्शन कोसाइन का, क्योंकि x इक्वल्स टू मैक्सिमम है, जब आपका टाइम कितना हो रहा है यहाँ पे 0 हो रहा है। टाइम मार्क करेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा, t/4। ये टाइम हो जाएगा बच्चों t/2, ये हो जाएगा 3t/4 और अगेन टाइम कितना हो जाएगा आपके पास, ये t लिखा हुआ है, ठीक है। तो वैसे ही अपन समझ सकते हैं इसको देख करके कि ये अपने पास पोजीशन ग्राफ बन रहा है। तो विच ग्राफ करेक्टली डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, समझ में आना चाहिए अपन को कि उसको रिलीज किया तो उसने पाथ ऐसा देना शुरू करा। इसका ये मतलब है कि टाइम t इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी वो मैक्सिमम पॉइंट पे होगा, ठीक है। तो उतना पढ़ने के साथ ही अपन फर्स्ट ग्राफ मार्क कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 27 में एक फोर्स लग रहा है बच्चों पार्टिकल पे, है ना, और वो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, डिस्टेंस दी है और डायग्राम भी दे दिया अपन को। क्वेश्चन कहता है वर्क डन बताइए किसी पार्टिकल का जब वो डिस्प्लेसमेंट कर रहा हो अपनी 12 मीटर की। तो बच्चों ध्यान दें, आप रखें ऐसा कोई क्वेश्चन हो, मतलब फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, यहाँ लिख देता हूँ एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, वो क्या देगा आपको, वो हमेशा आप लोगों को वर्क डन देगा। गिव वर्क डन, तो वर्क डन की वैल्यू हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है, मुझे एरिया का कैलकुलेट करना, ठीक है। एरिया, तो एरिया किसका दिख रहा है यहाँ पे, मुझे ट्रपीजियम नज़र आ रहा है, आप सभी ध्यान से देखें, ठीक है। तो वो हो जाएगा बच्चों, देखो ये ट्रपीजियम बन रहा है ये पूरा, है ना। तो एरिया हो जाएगा इसके पास 1/2, ठीक है। और सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू द हाइट, तो इसको डायरेक्ट करना था पेपर में, वर्क आया आपका, ये हो जाएगा 1/2। फर्स्ट साइड यहाँ से यहाँ तक की होगी तो 12 और 3, मतलब ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ से यहाँ तक का होना चाहिए, वो हो जाएगा 4। हाइट बच्चों 2 है, इसको कैंसिल कर देता हूँ और अपना आंसर होगा 13 जूल्स, ठीक है। ये अपना आंसर है और ऑप्शन नंबर आप डी मार्क करेंगे। कोई क्वेश्चन आता है तो अपन को पता होता है बच्चों, ये जो एरिया कवर्ड होता है ना ग्राफ का, वही आपका वर्क होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 28 में एक मास है जो हॉरिजॉन्टल चल रहा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, वेलोसिटी v लेकर, और ये कोलाइड करता है और स्टिक हो जाएगा किसी और मास से जिसकी वैल्यू 3m है, और ये बच्चों y पे चल रही है। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से ऐसा कुछ है कि एक बॉडी है जिसके पास मास m मान लेते हैं और वेलोसिटी इसके पास v हो जाएगी एक्स एक्सिस पे। सिमिलरली ये कोलाइड कर जाएगा किसी ऐसे मास से जो y की तरफ जा रहा था, स्पीड 2v लेके, और मास कितना हो जाएगा इसके पास 3m, है ना। क्वेश्चन यही कह रहा है 3m है और स्पीड कितनी है 2v। जब फाइनल वेलोसिटी बन जाएंगी तो क्या होगा, तो अपने हिसाब से क्या समझना है कि इसके पास एक एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ होंगी और एक कुछ वाई एक्सिस की होंगी। कभी ये मत करना कि इन दोनों को आपने साथ में रख दिया और आपके वैल्यूज़ के आंसर मिल गए। अब ध्यान रखना कि यहाँ पे अब होगा कोलिजन, ये दोनों के दोनों यहाँ पे कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। मास 3m और m कितना हो जाएगा, ये मास हो जाएगा 4m और ये किसी रैंडम जगह पे चलेंगे जिसकी वैल्यू v मानी जाएगी। उस वेलोसिटी के पास अपना कुछ एक्स एक्सिस पे वैल्यू होगी और कुछ क्या होगी, वाई एक्सिस वैल्यू होगी। मतलब मैं इसको ऐसा बोलूँगा, जो वेलोसिटी का वेक्टर होगा उसके पास कुछ वी एक्स की वैल्यू होगी जो आई पे जा रही होगी, और ये हो जाएगा वी वाई की वैल्यू होगी जो जे पे जा रही होगी। और आप ध्यान से देखो, इसी पैटर्न में आपको आंसर भी मिला हुआ है, ठीक है। तो मैं ऐसे क्वेश्चनों को जब भी सॉल्व करना हो तो उसको 2 बार अलग अलग तरीके से सॉल्व करना होता है। एक बार आपको एक्स एक्सिस के लिए ही पढ़ना है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे आपको मोमेंटम कंजर्व करके दिखाना है, ठीक है। तो मोमेंटम कंजर्व कैसे करेंगे अपन लोग, मोमेंटम इनिशियल बराबर क्या बोलेंगे, मोमेंटम ऑफ फाइनल।
तो आपको एक्स एक्सिस पे मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम फाइनल लिखना है, ठीक है। इन दोनों के आप जब देख रहे हो कि कोलिजन नहीं हुआ है, विच मीन्स इसको बिफोर कोलिजन पढ़ोगे तो क्या कहना चाहिए हमें, ये हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और ये हो जाएगा आई का टर्म क्योंकि एक्स पे चल रहा है, प्लस मास तो रहेगा इसके पास 3m, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वाई पर ही है, एक्स पर नहीं है, तो उसके लिए जाएगा 0 बराबर करके फाइनली मास कितना हो जाएगा बच्चों इसका 4m, ये दिख रहा है आपको कोलिजन करने के बाद, इनटू वेलोसिटी कौन सी होगी, एक्स पे, और जो कहाँ चल रही होगी आई पे। आपको यही चीज़ किसके साथ पढ़नी है, आपको वाई एक्सिस पे पढ़ना है, वहाँ भी ऐसा लिखेंगे आप, मोमेंटम इनिशियल बराबर कितना हो जाएगा मोमेंटम फाइनल। इनिशियल इन दोनों के लिए कैसे लिखोगे आप, ये तो एक्स पे चल रहा है बच्चों, मतलब इसके लिए क्या हो जाएगा, आंसर 0 होना चाहिए, और ये वाई वाले के लिए आंसर आएगा, तो मास इसके पास कितना है 3m, और वेलोसिटी इसके पास है 2 इंटू वी, जो कि जे पे जा रही है। देखो समझ में आ रहा होगा आपको ये बात, बराबर फाइनली क्या हो जाएगा, मास ऐड कर लो कितना हो जाएगा 4m, और ये हो जाएगा वेलोसिटी v जो कि जा रही होगी जे पे। अब आपको बात समझ में आई गई होगी कि इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे m से m का टर्म चला जाएगा, तो यहाँ मिल रहा है हमको x एक्सिस की वैल्यू 1/4v, और जो i पे जा रही है ना, विच मीन्स अपन यहाँ से इसको वापस लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको देखो 4 इधर नीचे आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, 1/4, और vx का टर्म ही है ना ये, तो 1/4 टाइम्स ऑफ v जो कि i पर जा रहा है, और मुझे ये y पे चाहिए ना वैल्यू, तो ये रही y पे वैल्यू, m से m यहाँ पे अलग कर दो, तो ये 4 यहाँ कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 3/2 ऑफ v जो कि j पर जा रहा है, ये हो जाएगा आपका v ऑफ y जो कि वेक्टर के साथ है, तो इसको लिख सकते हो आप सीधा सीधा, ये हो जाएगा 3/2 v, है ना, v हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा j एक्सिस पे। तो इसको अगर मैं बोलूँ तो बच्चों यही अपना आंसर होगा, ठीक है। देखो अच्छे से 1/4 i पे और 3/2 j पे, तो 1/4 i पे और 3/2 j पे, मतलब बच्चों आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट है, ये वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट, दोनों को अलग अलग लिखा अपन ने, और दोनों अलग लिखते ही अपन को एक बार वी एक्स मिल गया और एक बार क्या मिल गया, वी आई, जिसको अपन ने अच्छे से यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 29 में एक बॉल है जो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, वो हेड ऑन कोलिजन करता है किसी स्टेशनरी बॉल से जो डबल मास का है। मतलब कहने का है कि एक बॉल जिसका मास मैं m कर देता हूँ, वो किसी ऐसी बॉल से जाके हिट करेगा जिसका मास कितना हो जाएगा 2m। इसके पास u2 की वैल्यू 0 है क्योंकि रेस्ट बोला है क्वेश्चन ने, देखो यहाँ पे कहीं लिखा है अनदर स्टेशनरी बॉल, और ये जब चल रहा है तो इसके पास u1 का टर्म है जो कि गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर कोलिजन क्या होगा बच्चों, इन दोनों के पास है ना u1 u2 है, तो जो अप्रोच कर रहा होगा तो वो ये ज़्यादा होगा कोलिजन करते वक्त, तो अप्रोच की स्पीड हो जाएगी u1 माइनस u2, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लेकिन जब ये सेपरेशन करेंगे तो ये और ये ऐसे कुछ रहेंगे ना इस तरह से, तो ये हो जाएगा आपका मास m, और ये 2 वाला m इधर जाएगा, उसके पास जो वेलोसिटी होगी वो कितनी कहलाएगी v2, और इसके पास जो कहलाएगी वो क्या कहलाएगी v1। तो जब सेपरेट करता है तो ये वाला टर्म पहले अपन लिखते हैं, ये बताया जाता है थ्योरी में v2 माइनस v1 होता है, जब आएगा तो ये आगे करके आएगा तो u1 माइनस u2, और ये क्या हो जाएगा जब जाएगा तो ये तेज जाता है तो हो जाएगा v2 माइनस v1। छोटा वाला e मतलब रेस्टिट्यूशन होता है, यहाँ क्वेश्चन में गिवन है रेस्टिट्यूशन इज 0.5, आपको वेलोसिटीज बताने हैं, मतलब आपको v1 और v2 के बारे में सॉल्व करना है। तो इसका मतलब होता है फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ, है ना, जिस स्पीड से ये सेपरेट करता है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। बच्चों ये क्या होता है वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, मतलब मेरे कहने का है सेपरेट ये करा हुआ है इसने v2 माइनस v1 से, और अप्रोच ये करता है u1 माइनस u2 से। तो e की वैल्यू बच्चों हमारे पास हाफ है, ठीक है, ध्यान दिया होगा आपने, e की वैल्यू कितनी है हमारे पास हाफ, और यहाँ लिखा है v2 माइनस v1, तो पता तो है नहीं पर v2 कितना है और v1 कितना है, छोड़ देते हैं इसको, ये हो जाएगा 2 माइनस u2 कितना है 0, देखो यहाँ पे u2 कितना है 0 और u1 कितना है बच्चों 2, तो इससे तो ये कैंसिल हो रहा है, मतलब एक इक्वेशन ये बन के मिल रही है हमको कि 1 बराबर आया हमारा v2 माइनस v1, यहाँ छोड़ देंगे इसको, फिर लगाएंगे अपन मोमेंटम कंजर्वेशन, ठीक है। क्या लगाओगे बच्चों आप लोग, मोमेंटम कंजर्वेशन, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन हो रहा है। मोमेंटम कंजर्वेशन जो ये कहता है कि इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होगा, फाइनल मोमेंटम के, m1 u1 m2 u2 ये सब करना है अपन को अब। तो फर्स्ट बॉडी के पास कितना हो जाएगा m मास, स्पीड कितनी हो जाएगी u1, प्लस मास कितना हो गया सेकंड वाली का 2m, स्पीड हो जाएगी इसके पास 0, बाद में क्या हो जाएगा m इंटू v1 प्लस m इंटू v2, है ना, m इंटू v2 ने सेकेंड वाले के पास 2m मास है।
सबके पास m है, ये तो 0 हो जाएगा, उसको अलग कर दो, यहाँ से m भी मैं अलग कर देता हूँ, तो यहाँ बचेगा खाली u1 दैट इज 2 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा v1 प्लस ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v2। ओके, सो ये हो गई अपनी सेकेंड इक्वेशन और ये हो गई अपनी फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व कर लेंगे इनको v1 v2 के लिए, अपन को आंसर मिल जाएंगे। यहाँ पे नेगेटिव लिखा है और यहाँ ये पॉजिटिव है, मतलब ऐड करना है अपन को, तो 2 + 1 कितना हो गया बच्चों 3। ठीक है, 3 इक्वल्स टू ये तो v1 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2v2 प्लस ऑफ v2 है ना, इनमें इन दोनों को ऐड किया तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा 3v2 विच विल गिविंग अस v2 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो एक अपना आंसर हो गया। अब इसी टर्म को बच्चों v2 को है ना यहाँ रख दोगे आप फर्स्ट इक्वेशन में, तो 1 इक्वल्स टू कितना लिखा है v2 माइनस v1 लिखा। इसकी वजह से अपन चेक करें तो v2 तो ऑलरेडी 1 था है ना, तो उसकी वजह से v1 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आंसर है अपना 0,1 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है बच्चों, ये v1 की है और ये किसकी है v2 की है, तो 0,1 ऑप्शन नंबर 1 अपना मार्क होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें हमेशा, एक तो इससे सॉल्व होगा वो और कोई उपाय नहीं है इसका, और एक अपना इससे सॉल्व होगा। 2 इक्वेशन आएंगे, दोनों में v1 v2 सॉल्व करना है, खत्म। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 30 में एक इंजन है जो पंप करता है वाटर को इन अ होस पाइप है ना, वाटर पासिस थ्रू अ पाइप एंड लीव्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड। ऐसा कोई क्वेश्चन है कि आपके पास ये कोई पंप है ना, पंप वगैरह अपन देखते हैं विलेजेस में, या कोई ड्रेन से पानी वानी निकालते हैं, तो ये पंप कुछ इस तरह से वाटर को थ्रो कर रहा होगा है ना, ये इस तरह थ्रो कर रहा है। तो v का टर्म कितना है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड। द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप इज 100 kg पर मीटर है ना। इसका ये मतलब है बच्चों कि यहाँ पे केजी लिखा और मीटर लिखा है, विच मीन्स कि ये 1 मीटर पे कितना पानी रखता है। मान लो ऐसा कुछ मैं बोलूँ कि ये टर्म आपको डीएम है ना, मास पर यूनिट डीएल का दिया हुआ है, वो दिया हुआ है यहाँ पे सीधा सीधा 100, वो लिखा है केजी पर मीटर। मान के चलो अगर 1 मीटर का पाइप लिखोगे ना, तो उसके अंदर जो मास आएगा उसका वो 100 केजी आएगा। ऐसे याद करना है, 100 केजी फॉर 1 मीटर पाइप है ना, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग है। कहता है पावर बताइए इंजन की, तो पहले पावर का फॉर्मूला लिखते हैं अपन लोग। पावर जनरेटेड बाय इंजन, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है पावर का वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम, लेकिन उससे कोई काम नहीं चलने वाला है यहाँ पे। एक फॉर्मूला और होता है अपने पास फोर्स इनटू, ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी एक फॉर्मूला बनता है बच्चों। और इसी मास को सॉल्व करने से हमें एक फॉर्मूला मिल जाता है जो होता है म्यू इनटू वी का क्यूब, जहाँ पर म्यू होता है ना बच्चों, वो जो भी मास अपन को मिला है मास पर यूनिट लेंथ का टर्म होता है, मास पर यूनिट लेंथ। तो पावर का एक ये नया फॉर्मूला है जिसको ध्यान में रखना है अपन को है ना, ये फॉर्मूले सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ से पावर का टर्म मिल जाएगा, म्यू की जगह पे कितना लिखूँ मैं 100, और वेलोसिटी जिससे वो थ्रो कर रहा है वो बच्चों 2 है, 2 का अपने पास यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, और ये आंसर आना चाहिए हमारे पास, ये हो जाएगा 800 है ना। पावर है तो सीधा आंसर हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा वॉट। तो आंसर हो जाएगा इसका डी, पावर इज 800। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने यहाँ पे वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस देखे। जो और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप लोग बताइए हम लोगों को, तो उसके हिसाब से अपन आगे और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके।